डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम अपना जो CUET का 2022 एग्जाम हुआ था, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगी। आपके पता है जो आपका CUET का 2022 ईयर में जो एग्जाम हुआ था लाइफ साइंसेस का, उसमें 75 क्वेश्चंस आए थे। तो मैं 25 क्वेश्चंस की 3 वीडियोस जो है आपके लिए लेके आऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि CUET 2022 में जो लाइफ साइंसेस का एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको एक एस्टिमेट मिले कि आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो एक्चुअली में आप उसको सही गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सही ट्रैक को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जिन क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, जिन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस आप थोड़ा देंगे। तो ये सेशन आप सबकी डिमांड पे आज मैं अपलोड करवा रही हूँ। आज ये सेशन मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर रही हूँ, नेक्स्ट जो दोनों सेशन होंगे वो आपके लाइव होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर ट्रेसिंग चेंज इन इंट्रासेलुलर लोकेशन ऑफ प्रोटीन एंड मेटाबोलाइट। तो बेटा जब भी एक प्रोटीन की इंट्रासेलुलर लोकेशन होती है, मतलब आप ये देख रहे हो कि प्रोटीन कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब आप प्रोटीन की टारगेटिंग चेक कर रहे हो। क्या चेक कर रहे हो? प्रोटीन की टारगेटिंग। तो किसी भी मेटाबोलाइट की या किसी भी प्रोटीन की जब आपको लोकेशन चेक करनी होती है कि वो सेल में कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं बेटा उसका नाम है पल्स चेज एक्सपेरिमेंट। पल्स चेज एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रोटीन टारगेटिंग, प्रोटीन ट्रैफिकिंग के लिए यूज होता है कि एक प्रोटीन कहाँ से कहाँ सेल के अंदर जो है वो मूव करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, दैट इज पल्स चेस एक्सपेरिमेंट। आ गई बात समझ में? तो द राइट आंसर हियर इज पल्स चेस एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। टेक्निक लाइफ साइंसेस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा, क्योंकि आप जो लाइफ साइंसेस के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो टेक्निक से ही कम से कम आपसे 8 से 9 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। टेक्निक से आपके 75 में से 8 से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि टेक्निक्स आप लोगों के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही बेसिक टेक्निक्स हैं, जैसे कि आपकी क्रोमेटोग्राफी हो गई, ब्लोटिंग हो गई, सैमटेम हो गया, पल्स चेज हो गई, आपका माइक्रोस्कोपी हो गई, NMR हो गई, वही आपकी बेसिक यहाँ पे टेक्निक्स है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, ठीक है। तो इन पे आप लोग जरूर फोकस करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप सब बच्चों की स्क्रीन पे। और जैसे कि आपको पता है अभी कोविड आके भी चुका है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बच्चे मुझे जरूर देंगे। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बच्चे जो है मुझे जरूर देंगे। तो क्या आप लोग बता सकते हैं क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है a specific protein required for infecting a host by coronavirus is known as। मतलब वो क्या कह रहा है हमें, वो कह रहा है सपोज यहाँ पे हमारा कोरोना प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा कोरोना वायरस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारा कोरोना वायरस प्रेजेंट है, ये होस्ट को इन्फेक्ट करना चाहता है, इस कोरोना वायरस को इस होस्ट को इन्फेक्ट करना है, तो इससे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन चाहिए। तो उस प्रोटीन का नाम आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। तो बेटा उस प्रोटीन का नाम प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है बेटा? स्पाइक प्रोटीन। होता क्या है, ये जितने भी आपके वायरस वगैरह होते हैं ना, ये एक प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है स्पाइक प्रोटीन। ये स्पाइक क्या करता है बेटा? ये जो आपका स्पाइक प्रोटीन होता है ना, ये जो आपका होस्ट सेल होता है, इस होस्ट सेल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। वायरस जब होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करके जाएगा, तभी तो ये जो है सेल को इन्फेक्ट कर पाएगा। तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन जो है हमें किस लिए चाहिए होता है? होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए। चाहे कोरोना वायरस हो या फिर और जितने भी जनरली वायरसेस होते हैं, वो इस स्पाइक प्रोटीन का यूज करते हैं ताकि वो किसी भी होस्ट को क्या कर सके बेटा? किसी भी होस्ट को वो यहाँ पे इन्फेक्ट कर सके। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा बेटा वो होगा स्पाइक प्रोटीन। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
वर्ड। अगेन देख लो बेटा, अगेन ये जो आपका क्वेश्चन है ये टेक्निक वाले सेक्शन से आया हुआ है, तो यहाँ पे अगेन आपसे एक टेक्निक पूछी हुई है, तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए क्या आंसर होगा। चाहे ये रिकॉर्डेड वर्जन है लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने आप से आंसर करना चाहिए बेटा, ताकि आप लोग जज कर पाओ अपने आप को, आप लोग मतलब समझ पाओ कि हमने अगर कोई टॉपिक पढ़ा है तो क्या हम उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ पाए हैं, अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पे आप लोग जो है मुझे इसका थोड़ा आंसर देंगे, आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कह रहे हैं द मोस्ट कॉमन इनिशियल स्टेप टू सेपरेट वाटर सोल्यूबल प्रोटीन फ्रॉम इनसोल्यूबल सेलुलर मैट्रिक्स। सपोज ये आपकी सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, सपोज ये जो आपकी सेल के अंदर की जो मैट्रिक्स है ये इनसोल्यूबल है और इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट है जो आपके वाटर सोल्यूबल हैं। तो ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन जो है ये इनसोल्यूबल मैट्रिक्स में कभी डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग किस टेक्निक को यूज करके यहाँ पे इन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन को इस इनसोल्यूबल मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं, सेपरेट। तो बेटा ये काम जो है ना, ये काम आपका सेडिमेंट कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सेडिमेंट कोफिशिएंट पे। तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और होता क्या है, जो आपके वाटर सोल्यूबल और जो इनसोल्यूबल मैट्रिक्स हैं वो दोनों आपस में सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेडिमेंट कोफिशिएंट को डिफरेंशिएट करते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं, इसीलिए इस टेक्निक का नाम है यहाँ पे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। आई होप आप सब बच्चों को ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। और बेटा जब हम कोई सॉल्यूशन यूज करते हैं, अगर बात करें यहाँ पे कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सपोज मैं सीजियम क्लोराइड यूज कर रही हूँ एक टेस्ट ट्यूब में, तो सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी के बेस पे जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनली हैं वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे, कोई ऊपर, कोई बीच में, कोई सबसे नीचे, कोई सबसे बॉटम में, तो उसको बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम डेंसिटी के बेस पे सेल ऑर्गेनलीज को अलग करते हैं तो तब हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो यूज करते हैं। जब हमें बेटा प्रोटीन के बारे में, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में स्टडी करनी होती है, उसको आइसोलेट करना होता है, तब हम यहाँ पे वेस्टर्न ब्लोटिंग करते हैं। और इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है पोर फॉर्मेशन। किसी भी सेल के अंदर अगर आप पोर फॉर्मेशन करवाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, तब हम उसको इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई होप इस क्वेश्चन का आंसर तो हर बच्चे को पता होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल आपका नीट लेवल क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में भी आपका मेंशन है उस लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है द पीएच एट विच नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन बिकम्स जीरो अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट रूम टेम्परेचर इज नोन एज। आपको पता है एक प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बना होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके पास एक सी अल्फा कार्बन होता है जिसपे COOH ग्रुप होता है, एक आपका यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है, और एक यहाँ पे आपका H ग्रुप होता है, और एक आपके पास R साइड चेन होती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H और R। तो कई बार क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना ये तो आपके न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई नेट चार्ज नहीं होता, लेकिन कई बार अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कई बार नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि हॉल करके हम लोग याद करते हैं, हमारे पास 3 अमीनो एसिड हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। ये 3 अमीनो एसिड जो है ऐसे हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और हम लोग AG करके याद करते हैं एस्पार्टेट और ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेट चार्ज। तो अगर एक प्रोटीन पे जितने भी अमीनो एसिड है उन सबका चार्ज आपस में बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोटीन पे नेट चार्ज जो है वो जीरो है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सारे वर्ड एक जैसे हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, सिंपल सब वर्ड में आइसो आइसो लिख दिया है, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं द नेक्स्ट
क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 5। और आप सब बच्चे नेक्स्ट लाइव सेशन के लिए जरूर तैयार रहिएगा। 22 तारीख को 5 बजे मैं इसका सेकंड पार्ट लाइव लूंगी बेटा, ठीक है। आज भी लाइव लेना था लेकिन कुछ इश्यू है जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं ले पाई, क्योंकि आप सब बच्चों को एक्सपेक्ट था कि आज सेशन आएगा, इसीलिए मैं ये सेशन आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों को सेशन अच्छा लगेगा। जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर और लाइक करना है, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है ही, तुम्हें पता ही है। तो चलिए जल्दी से बताइए अपने आप क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा यहाँ पे अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 आज के सेशन का। द माइक्रोस्कोप डेट कन्वर्ट लाइट स्लाइट डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब यहाँ पे लाइट को ब्राइट या डार्क करा जा रहा है, एंड सेल डेंसिटी इनटू इजीली ऑब्जर्व्ड डिफरेंस इन द लाइट इंटेंसिटी। होता क्या है, जब हम यहाँ पे अपनी जो आपकी ग्लास लाइट होती है, जब आप इस ग्लास लाइट पे किसी ना किसी स्पेसिमेन को रखते हो, तो जब ये स्पेसिमेन जो है ये अलग लाइट इंटेंसिटी शो करे, मतलब ये जो आपका स्पेसिमेन है ये अलग लाइट इंटेंसिटी शो करे, जो जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है फर्क आता है, इसकी वजह से जो लाइट है वो अलग अलग आपको कलर की अलग अलग इंटेंसिटी से शो होती है। तो आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा, मतलब डिफरेंशिएट जो है आपका स्पेसिमेन है वो दिखाई दे रहा है, एकदम अलग से चमक रहा है आपका स्पेसिमेन। तो इस माइक्रोस्कोप की जो टेक्निक है बेटा, इसको हम लोग फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसमें हम दो अलग अलग मतलब फेजेस डिसाइड कर लेते हैं कि एक फेज में थोड़ा लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो अलग कलर आएगा, एक में थोड़ी कम इंटेंसिटी होगी तो अलग कलर आएगा। तो हम फेजेस में यहाँ पे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डाइवर्सिफाइड कर देते हैं ताकि स्पेसिमेन हमें क्लियर कट नजर आए। तो किसी भी स्पेसिमेन की हमें शेप अगर स्टडी करनी होती है या उसके बारे में हमें स्टडी करना होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमें माइक्रोस्कोप में अच्छे से विजुअलाइज करना होता है, तो हम इसी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। देखो 5 में से 3 क्वेश्चन तो अभी आपके टेक्निक के ही आ गए हैं, 5 क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस करे हैं ना बेटा, और इसमें से 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे आपके टेक्निक के ही हैं। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और बेटा ये तो इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब मैं इसे रिपीटेड क्वेश्चन कहूंगी, शायद से 8 से 10 बार ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपके अलग अलग एमएससी एंट्रेंसेस में आ चुका है। तो ये तो मेरी तरफ से आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, और आई थिंक आप सब बच्चों को इसका आंसर जरूर पता होगा। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन फाउंड इन क्रोमेटिन हैज हाई लाइसिन कंटेंट। यहाँ पे आपको पता है के सिंबल जो है हम लोग यूज करते हैं लाइसिन अमीनो एसिड के लिए। तो आपको पता है हिस्टोन की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे H1 है, H3 है, H4 है, H2A है। तो कह रहा है क्रोमेटिन में वो कौन सा हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन आपका बेसिक प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन आपका बेसिक प्रोटीन होता है, और ये जनरली पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड से बना होता है, तभी तो जाके ये डीएनए से रैप करता है, क्योंकि डीएनए एसिडिक है और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, तभी तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है, और ये दोनों मिलके आपका क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियोसोम। क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियोसोम। ये सब बातें आपको पता होंगी, इस बात की मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पे जो आपका H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है, इनके पास सबसे ज्यादा लाइसिन कंटेंट मिलता है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड दैट इज लाइसिन वो इनके पास मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसिन सबके पास है, लेकिन आपसे हाई लाइसिन पूछा हुआ है, तो हाई लाइसिन यहाँ पे H1 सब यूनिट के पास मिलता है। किसके पास मिलता है बेटा? H1 सब यूनिट के पास मिलता है। तो इसी के साथ चलते हैं हम आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ टुडेज सेशन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक may be used for identifying a regulatory protein that acts by binding to specific sequence of DNA। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, जरा मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज ऐसी दी है कि बच्चा घबरा जाए। सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई डीएनए है, डीएनए पे यहाँ कोई भी स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोटीन है वो स्पेसिफिकली इस डीएनए की सीक्वेंस पे जाके बाइंड कर रहा है, तो ये आपका रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये डीएनए से बाइंड करके किसी ना किसी चीज को रेगुलेट कर रहा है। यही लिखा हुआ है ना, कि लिखा हुआ है रेगुलेटरी प्रोटीन दैट एक्ट्स बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए।
मतलब यहाँ पे डीएनए और प्रोटीन के इंटरेक्शन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? डीएनए और प्रोटीन के इंटरेक्शन की बात चल रही है, आरएनए यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो कौन सी टेक्निक डीएनए और प्रोटीन के इंटरेक्शन को बताती है? तो बेटा मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन को देखने के लिए ही हम लोग ब्लॉटिंग करते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे आपको पता है, अगर हम यहाँ पे साउदर्न ब्लॉटिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ साउदर्न ब्लॉटिंग की बात करते हैं, तो साउदर्न ब्लॉटिंग तो बेटा आपके किसके लिए काम आती है? जो जीन का एम्प्लीफिकेशन देखना हो, अगर आपको जीन्स का रीअरेंजमेंट देखना हो जो कैंसर वाले सेल में हो जाता है, अगर आपको ये देखना है जीन में कहाँ पे डिलीशन हुई है, कहाँ पे डिलीशन नहीं हुई, तो इसके लिए तो हम साउदर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। अगर आपको आरएनए के बारे में स्टडी करनी है, आरएनए के बारे में आइसोलेशन चाहिए, उसके बारे में स्टडी करनी है, तो हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ खाली प्रोटीन को आइसोलेट करना चाहते हो किसी प्रोटीन की स्टडी करने के लिए, तो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं। लेकिन बेटा साउदर्न और वेस्टर्न का मतलब यही है, साउदर्न मतलब डीएनए और जीन, जीन मतलब डीएनए, और वेस्टर्न मतलब प्रोटीन। तो अगर आपको डीएनए और प्रोटीन का इंटरेक्शन करना होता है, इनके बारे में पढ़ना होता है, तो बेटा आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो? साउदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न मतलब डीएनए, वेस्टर्न मतलब प्रोटीन, तो दोनों को मिला दिया तो डीएनए और प्रोटीन का इंटरेक्शन आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया बेटा? सी। देखो बेटा 7 क्वेश्चन में से वापस आपके पास चौथा क्वेश्चन टेक्निक का आ गया। तो आप में लाइफ साइंसेज वाले बच्चों में टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सब बच्चों को बोलूंगी यहाँ पे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हारा बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा बेटा। अगर तुम 2015 से लेके 2022 तक के भी प्रीवियस ईयर कर जाओगे, जो तुम्हारे डीयू में आए हुए हैं, बीएचयू में आए हुए हैं, जेएनयू में आए हुए हैं, तो तुम्हारा बहुत भला हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे पहले मैं सीयूईटी का तुम्हें प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ, फिर मैं तुम्हें डीयूईटी का भी प्रीवियस ईयर करवाऊंगी बेटा, ठीक है? तो आई थिंक आप सब बच्चों को ये बात आराम से अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? इसी के साथ हम लोग चलते हैं, इसी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमंस is caused due to expanded micro satellite repeats। जो आपके माइक्रो सैटेलाइट रिपीट्स हैं, जो आपके माइक्रो सैटेलाइट रिपीट्स हैं यहाँ पे, वो कौन सी डिजीज है, वो कौन सी ह्यूमन के अंदर होने वाली डिजीज है जो इन माइक्रो सैटेलाइट रिपीट्स में एक्सपेंडेशन होने की वजह से होती है? तो आई थिंक आप सब बच्चों को इसका आंसर पता होगा, आप सब बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि वो 3 4 5 ही ऐसे डिजीज हैं ह्यूमंस के अंदर जो माइक्रो सैटेलाइट रिपीट्स में एक्सपेंडेड फॉर्म की वजह से होती है। किसी का माइक्रो सैटेलाइट रिपीट जो है वो बहुत एक्सपेंड हो जाता है, तब ये डिजीज होती है। तो मैं यहाँ पे आपको उन पर्टिकुलर डिजीज के नाम बताने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको बेटा उन पर्टिकुलर डिजीज के नाम बताने जा रही हूँ। देखिए बेटा इनमें सबसे ऊपर आती है आपकी हंटिंगटन डिजीज। कौन सी डिजीज बेटा? हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो ये डिजीज जो होती है ये आपके क्रोमोसोम नंबर 4 के साथ एसोसिएटेड होती है। इस पर्टिकुलर डिजीज में क्या होता है, आपके जो नर्व सेल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बेटा, आपके जो नर्व सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और ये आपकी वही डिजीज है, ये आपकी बेटा वही डिजीज है हंटिंगटन्स डिजीज, जो कि माइक्रोसैटेलाइट रिपीट्स में, जो कि माइक्रोसैटेलाइट रिपीट्स में किस वजह से आती है बेटा? एक्सपेंड होने की वजह से आती है। आ गई बात समझ में? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा? हंटिंगटन्स डिजीज। इसके अलावा भी और आपकी डिजीज है जो यहाँ पे माइक्रोसैटेलाइट रिपीट में एक्सपेंड होने की वजह से होती हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे एक डिजीज का नाम है फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, यहाँ पे एक डिजीज का नाम है फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम। ऐसे कि यहाँ पे एक डिजीज का नाम है आपका मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एक और डिजीज का नाम है आपका यहाँ पे मायोट्रॉनिक डिस्ट्रॉफी। तो ये भी वही सेम डिजीज है जो ह्यूमन के अंदर होती है। किस वजह से बेटा? आपके माइक्रोसैटेलाइट रिपीट एक्सपेंड होने की वजह से। क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई है? जल्दी से बताइए बेटा, क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई करेंगे, जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ टुडेज सेशन। हाँ जी आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए बेटा क्या आंसर होगा?
क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से बताइए, ये मत सोचिए, ये मत सोचिए बेटा, ये मत सोचिए कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो मैम हमारे आंसर नहीं सुन पा रही हैं। बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड की थी, याद करो। उसमें मैंने तुम्हें क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट्स के बारे में बताया था, 4-5 कैंसर के नाम बताए थे जहां पे क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट की वजह से, ट्रांसलोकेशन डिलीशन की वजह से तुम्हारे कैंसर एसोसिएट हो रहे थे। और उसी वीडियो में मैंने तुम्हारा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी बताया था। तुम लोग चैनल पे जाके रिकॉर्डेड फॉर्म में वो वीडियो देख सकते हो, वहीं पे मैंने फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के बारे में भी बताया था बेटा। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या होता है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या होता है। सपोज हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 है, सपोज क्या मतलब रियल में ही। तो क्रोमोसोम नंबर 9 की जो लॉन्ग आर्म होती है, यहाँ पे एक जीन मिलता है ABL। ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 22 की जो लॉन्ग आर्म होती है, यहाँ पे एक जीन मिलता है BCL। होता क्या है, इन दोनों क्रोमोसोम में आपस में ट्रांसलोकेशन हो जाता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम पार्ट। ये थोड़ा थोड़ा अपना क्रोमोसोम का जो पार्ट है ना वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बेटा एक्सचेंज होने की वजह से क्या होता है, कट लगना होता है। थोड़ा थोड़ा पार्ट एक्सचेंज करेंगे तो इन्हें अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट कट करवाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 22 में जो कट लगता है वो PCL से नीचे लगता है, और यहाँ पे क्रोमोसोम 9 में जो कट लगता है वो ABL से ऊपर लगता है। तो होता क्या है जब ये सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं, जब आपके ये जो सेगमेंट है ये एक्सचेंज होते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 9 को तो एक भी जीन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था इन दोनों में से, और क्रोमोसोम नंबर 22 को दोनों जीन मिल जाते हैं, क्योंकि BCL तो इसमें था ही, और ABL जो आया है वो भी इसके पास आ गया है, क्योंकि कट जो है इससे ऊपर लगा है। तो ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम को ही बेटा हम लोग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर टाइप के कैंसर को हम लोग क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से CDK साइक्लिन का ओवर एक्सप्रेशन होता है, सेल ग्रोथ सेल साइकिल बहुत ज्यादा होती है, और पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें कैंसर हो जाता है जिसका नाम है क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। क्या नाम है, क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया। आ गई बात समझ में, जल्दी से बताइए क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई है। और ये तो मैंने खुद आप लोगों को पढ़ाया हुआ है एक वीडियो के अंदर। अब तो यहाँ पे हमने विल्स ट्यूमर भी पढ़ा था, रेटिनोब्लास्टोमा भी पढ़ा था, मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी पढ़ा था। तो आप सभी बच्चे उस वीडियो को जरूर रिकमेंड कीजिए। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया है आपका C। 9th का आंसर क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th का यहाँ पे आपका आंसर हो गया है C। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। ये रहा आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10th यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th यहाँ पे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10th आपसे बोल रहा है, अ क्लासिफिकेशन सिस्टम डेट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स टुगेदर बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इज नोन एज। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं आपको वो क्लासिफिकेशन सिस्टम बताना है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को जो कैरेक्टर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जनरली मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात चल रही है। तो हम लोग मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप में टुगेदर साथ में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो बेटा इस टाइप के सिस्टम को हम लोग फेनेटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, फेनेटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। फाइलेटिक सिस्टम का मतलब होता है बेटा, फाइलेटिक सिस्टम का मतलब, और जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब होता है वो यहाँ पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे जब हम एक पर्टिकुलर सिस्टम को ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाई करते हैं, तब हम इस पर्टिकुलर टाइप के सिस्टम को फेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं देखते, यहाँ पे बेटा हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं देखते। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। ये जो है जनरली जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन है सिस्टम, जो फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये ओवरऑल जो हमने कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करे हैं ये उनके बेसिस पे यहाँ पे यूज होता है, जबकि फाइलेटिक और फाइलोजेनेटिक जो है ये हम लोग जनरली इवोल्यूशन के बेसिस पे देखते हैं। तो इसी के साथ हम चल
चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। देखो एंटीबॉडीज के ऊपर मैंने आपका एक वीडियो डाला हुआ है, याद करो। एंटीबॉडीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर एक वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस वीडियो को अगर देखा होगा आपने तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आराम से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है अ क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट इन द सीरम which neutralizes toxin, activates complements and crosses the placenta to protect the fetus and neonate। तो आपको पता है 5 क्लासेस हैं आपके पास एंटीबॉडीज की, और इनमें से एक ही क्लास एंटीबॉडी की प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, और जो हमारा फीटस है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो मदर से फीटस के बीच में जो लिंक है दैट इज प्लेसेंटा, उसको क्रॉस करती है और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जब एक बेबी मदर के वॉम्ब में होता है। तो उस एंटीबॉडी का नाम क्या है? तो बच्चा जानता है उस एंटीबॉडी का नाम यहाँ पे आईजीजी है। यस और नो? तो ये सारी बातें मैंने एक वीडियो में बताई हुई हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। आईजीएम के बारे में बताऊं तो आईजीएम वो फर्स्ट एंटीबॉडी है जो रिलीज होती है किसी भी प्राइमरी रिस्पॉन्स में। जब भी पहली बार कोई एंटीजन आता है, आप लोग प्राइमरी रिस्पॉन्स देते हो, तो सबसे पहले आईजीएम रिलीज होती है। आईजीडी आपको पता है, आईजीडी जो है वो क्या करती है, वो आपके बी सेल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करवाती है। कुछ एंटीबॉडीज ऐसी हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में काम आती हैं, तो इनके ऊपर मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को जरूर रिकमेंड करें। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ब्लड ग्रुप एंटीजन्स डिफर्स इन देयर। आपको पता है हमारे पास एंटीजन्स मिलते हैं, कौन कौन से? ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमारे पास 3 एंटीजन है। कौन कौन से बेटा? ए एंटीजन, बी एंटीजन और ओ एंटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंटीजन है हमारे पास, ये जो एंटीजन प्रेजेंट है, ये सब आपस में किस वजह से अलग हैं, ये बात आपसे पूछी हुई है। ये बात आपसे पूछी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो हमारा ए एंटीजन है, ठीक है, जो हमारा ए एंटीजन है या जो हमारा बी एंटीजन है या जो हमारा ओ एंटीजन है, ये सब बेटा, ये सब ग्लाइकोसाइलेशन के पैटर्न की वजह से अलग अलग है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है जो इनके ऊपर शुगर ऐड है, जो इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड है, वो सबके पास अलग अलग है। इसी की वजह से ये सारे एंटीजन जो है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा आपके ए एंटीजन की, तो हमारा जो ए एंटीजन है इसके ऊपर कौन सी शुगर मिलती है? इसके ऊपर शुगर मिलती है एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। इसके ऊपर कौन सी शुगर मिलती है? आपका एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। सिमिलरली जो हमारा बी एंटीजन है इसके ऊपर शुगर मिलती है डी गैलेक्टोज की। तो इस तरीके से जो एंटीजन्स हैं इनके ऊपर अलग अलग टाइप की शुगर मिलती है, इसीलिए ये क्या है बेटा, अलग अलग हैं। तो ये फॉस्फोराइलेशन की वजह से अलग नहीं है, मिथाइलेशन की वजह से अलग नहीं है, यूबिक्यूटिनाइलेशन की वजह से अलग नहीं है, बल्कि आपका ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न की वजह से अलग है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं आपके आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 13। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेप्लिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, जरा हम सब बच्चे साथ में पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ आप भी सोचेंगे, अपना टाइम लेंगे और क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बेटा पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा। भले ही मैं ना आपकी लाइव चैट रीड नहीं कर पा रही, लेकिन आप खुद से अपने आप को रिप्लाई करके बताइए कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन जरा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेप्लिकेशन ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स ऑलवेज प्रोसीड्स इन 5 to 3 डायरेक्शन। मतलब जो भी हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इसमें जो रेप्लिकेशन है वो हमेशा 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो कह रहा है इफ द सीक्वेंस ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक सीक्वेंस दी हुई है कि अब हम 5 प्राइम से 3 प्राइम में अगर जाएंगे तो हमारी जो यहाँ पे सीक्वेंस मेंशन है वो क्या मेंशन है? वो मेंशन है ए टी सी 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 टी। 5 प्राइम से हमारी जो सीक्वेंस है 3 प्राइम तक की वो ये है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो यहाँ पे स्ट्रैंड होगा, आपका जो यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा, आप लोग उसको किस तरीके से पढ़ेंगे।
आप लोग उसको किस तरीके से पढ़ेंगे। तो बेटा आप लोग खुद देख सकते हो, आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे ए के साथ कौन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है, थाइमीन। टी के साथ कौन करता है, एडिनिन। सी के साथ कौन करता है बेटा, सी के साथ कौन करता है आपका, सी के साथ आपका करता है यहाँ पे कौन, जी। यस और नो। फिर सी के साथ कौन करेगा, जी। फिर आपका यहाँ पे सी के साथ कौन करेगा बेटा, सी के साथ करेगा जी, और टी के साथ कौन करेगा, ए। बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताइए बेटा, क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए बेटा, क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। तो हमें यहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड सीक्वेंस है वो क्या मिल रही है, वो हमें यहाँ पे मिल रही है TAGGGA। क्या मिल रही है, TAGGGA। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, और हार्डी विनबर्ग तो इवोल्यूशन में हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है बेटा। हमारा हार्डी विनबर्ग जो है वो तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है इवोल्यूशन में। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट इसेंशियल टू मेंटेन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इन अ पॉपुलेशन। तो बेटा हार्डी विनबर्ग कहता है कि जो पॉपुलेशन है वो पेनमिक्टिक होनी चाहिए। पेनमिक्टिक मतलब यहाँ पे जो मेंबर्स हैं ये रैंडम मेटिंग करने चाहिए, और एक वर्ड होता है असोर्टेटिव मेटिंग। असोर्टेटिव मेटिंग का मतलब होता है कि आप लोग रैंडम मेटिंग नहीं कर रहे हो बल्कि सिलेक्टिव मेटिंग कर रहे हो, अपना पार्टनर सिलेक्ट करके मेटिंग कर रहे हो। हार्डी विनबर्ग कहता है कि पॉपुलेशन का जो साइज है वो लार्ज होना चाहिए, क्योंकि लार्ज साइज पॉपुलेशन में ड्रिफ्ट नहीं होता, वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल साइज जो है पॉपुलेशन का, ये हार्डी विनबर्ग कभी भी क्या नहीं करता बेटा, कभी भी एज्यूम नहीं करता। फिर हार्डी विनबर्ग कहता है कि जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए पॉपुलेशन में, और ना ही नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया बेटा, बी, क्योंकि हार्डी विनबर्ग जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन को इमेजिन नहीं करता। रीजन क्या है, क्योंकि एक स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जबकि जो ड्रिफ्ट है आपका वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, और हार्डी विनबर्ग एक स्टेबल पॉपुलेशन की बात करता है, एज्यूम करता है। तो यहाँ पे आपका 14th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बी। क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ जी, मुझे यहाँ पे कमेंट सेशन में सभी बच्चों का रिप्लाई चाहिए बेटा। ठीक है, कमेंट सेशन में मुझे सभी बच्चों का रिप्लाई चाहिए। आज हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 45 ऑलरेडी हो गए हैं बेटा, 45 ऑलरेडी हो गए हैं, और हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ बेटा हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इसी के साथ हम लोग चलते हैं हम आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी बेटा अगेन आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ही आपका क्वेश्चन आया है बेटा। क्या कह रहा है यहाँ पे आपसे एक एंजाइम के बारे में पूछा हुआ है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस एन एंजाइम मिथाइलेज विच प्लेज अ रोल इन। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है बेटा मिथाइलेज। क्या नाम होता है, मिथाइलेज। ये जो आपका मिथाइलेज है ये क्या करता है बेटा, ये ना बैक्टीरिया के अंदर डीएनए मॉडिफिकेशन करता है। ये क्या करता है, आपका डीएनए मॉडिफिकेशन करता है। कैसे, जहां पे भी बैक्टीरिया के डीएनए पे GATC सीक्वेंस मिलता है वहां पे ये एडेनिन को पकड़ के मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। मतलब ये डीएनए का मिथाइलेशन करता है, कहाँ पे, एडेनिन रेजिड्यू पे। जहां पे भी GATC सीक्वेंस मिलेगी वहां पे जो एडेनिन है उसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप लाके ऐड कर देगा, दोनों स्ट्रैंड पे, किसी एक सिंगल स्ट्रैंड पे नहीं बेटा, दोनों स्ट्रैंड पे ये मिथाइल ग्रुप को ऐड कर सकता है। तो ये डीएनए को मॉडिफाई करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो ये डीएनए के मॉडिफिकेशन में हेल्प करवाता है, ना कि के रिपेयर में, ना कि रीअरेंजमेंट में, ना कि के कटिंग में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो गया बेटा वो हो गया ए। सो द राइट आंसर हियर इज ए। ठीक है बेटा, इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, ये देखिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम आने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम लोग लाइन लगाने वाले हैं, मतलब तुम्हें इतने प्रीवियस ईयर करवा देंगे कि तुम खुद बोलोगे कि मैम आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से आया हुआ था। ठीक है, ये देखिए बेटा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं बेटा। चलिए आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। मेटाबॉलिज्म से ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेटाबॉलिज्म से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। बताइए बेटा, आप लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का आपके हिसाब से। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन एनेरोबिक कंडीशन, एनेरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। एनेरोबिक कंडीशन में क्या होता है, ईस्ट कंज्यूम मोर ग्लूकोज देन इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट क्या होती है बच्चा बच्चा जानता है, ईस्ट आपका यूनिसेलुलर फंजाई है। तो ईस्ट को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, जब वो एनेरोबिक कंडीशन में है, तो वो ग्लूकोज का अपटेक ज्यादा करती है। और यही सेम ईस्ट जब एरोबिक कंडीशन में है, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में काम कर रही है, ये एरोबिक कंडीशन में है, तो ये ग्लूकोज का जो अपटेक है वो थोड़ा कम कर देती है। तो बेटा इस इफेक्ट को हम लोग पास्चर इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पास्चर इफेक्ट कहते हैं। रियल में पास्चर इफेक्ट होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ बेटा। होता क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देखो ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस तो एनारोबिक एरोबिक दोनों कंडीशन में होगा, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट है चाहे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये पाइरुवेट के मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ये आपका क्रैब साइकिल वगैरह ये सब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एटीपी जो है वो बहुत ज्यादा बनता है, तो कम ग्लूकोज से हमें ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो ये जो आपका पाइरुवेट है ना, ये फर्मेंटेशन करके या तो लैक्टिक एसिड बनाता है या फिर आपका इथेनॉल बनाता है, और इस रिएक्शन में हमें बहुत ही कम एटीपी मिलता है। तो हमें सेम एनर्जी लेने के लिए, हमें सेम एटीपी जनरेट करने के लिए ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। तो हम पास्चर इफेक्ट को यही बोलते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से एक ग्लूकोज से हमें इतना एटीपी मिल जाता है जो हम एनारोबिक कंडीशन में इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसी को पास्चर इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक और इफेक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट ये कहता है कि जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो हमारा प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या हो जाता है, लो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रुबिस्को की कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इनहिबिट करता है। ठीक है, रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन दोनों रिएक्शन कर सकता है। तो रुबिस्को जब कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है तब हमारा फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन अच्छे से होता है। तो वारबर्ग इफेक्ट कहता है अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन रुक जाती है, तो डार्क रिएक्शन नहीं हो पाती, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी जो है रुक जाता है। मतलब ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के लिए इनहिबिटरी इफेक्ट का काम करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे इफेक्ट था जो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच डीएनए रिपेयर सिस्टम इज अफेक्टेड इन लिंच सिंड्रोम। लिंच सिंड्रोम में कौन सा डीएनए रिपेयर सिस्टम सही से काम नहीं करता। तो बेटा लिंच सिंड्रोम क्या होता है, ये एक तरीके का आपका कोलोन कैंसर है। कोलोन कैंसर है ये आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलोन आपका प्रेजेंट है, तो ये कोलोन जो है उसका कैंसर होता है। इसको कोलोरेक्टल कैंसर के नाम से भी जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, कोलोरेक्टल कैंसर के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारा जो मिसमैच रिपेयर होता है ना, ये सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ये लिंच सिंड्रोम नाम का जो कैंसर है ये हो जाता है। आ गई बात समझ में, जल्दी से बताइए बेटा क्या ये बात आपको समझ में आई। जो मिसमैच रिपेयर है यहाँ पे, ठीक है, जो मिसमैच रिपेयर है यहाँ पे वो यहाँ पे सही से काम नहीं करता। मिसमैच रिपेयर आपको पता ही है, बाय चांस गलती से कोई गलत जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो इंसर्ट हो गया तो ये उसको रिकॉग्नाइज करवाता है, जो मिसमैचिंग है उसको करेक्ट करता है। आ गई बात समझ में। जो मिसमैच रिपेयर है ये रेप्लिकेशन एरर में हेल्प करता है बेटा। ये आपके किस में हेल्प करता है, रेप्लिकेशन के जो एरर्स होते हैं उसको सॉल्व करवाने में आपकी हेल्प करता है कि जो हमारा ये पेरेंटल डीएनए है और ये जो
जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, इनके बीच में कोई मिसमैच ना हो जाए, कोई गलत बेस पेयरिंग ना हो जाए, तो ये उस चीज का ध्यान रखता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी से बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये सिस्टम जब खराब हो जाता है तो लिंच सिंड्रोम हमें देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ स्यूडोसिलोम, इनमें से किसके पास स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी से ये क्वेश्चन है, एनिमल डाइवर्सिटी का ये क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको स्यूडोसिलोम जो है वो किसके अंदर होता है? जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एस्केरिस यहाँ पे दिया हुआ है, एस्केरिस आपका नीमाटोडा फाइलम से बिलोंग करता है बेटा। एस्केरिस जो है यहाँ पे आपका किससे बिलोंग करता है बेटा? नीमाटोडा फाइलम से बिलोंग करता है। आ गई बात समझ में? जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। तो आपको पता है जो आपके नीमेटोड्स होते हैं, जो आपके नीमेटोड्स होते हैं ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं, ये सीडोसिलोमेट्स होते हैं। तो एस्केरिस यहाँ पे आपका नीमेटोड का एग्जांपल है, तो ये आपका सीडोसोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ गई बात समझ में? जल्दी से बताइए बेटा, क्योंकि सीडोसिलोम क्या होता है, अगर कोई बच्चा ये पूछे तो सिलोम हम लोग बॉडी कैविटी को बोलते हैं बेटा। किसको बोलते हैं? बॉडी कैविटी को। तो इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्मल सेल से लाइंड अप नहीं होती फुल्ली, इसीलिए हम इनको सीडोसिलोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सीडोसिलोमेट बोलते हैं। इनके पास ट्रू सिलोम कैविटी नहीं है जो वर्टिब्रेट्स में मिलती है। ट्रू सिलोम्स का मतलब होता है कि जो सिलोम है वो मीजोडर्मल ओरिजिन की है, मीजोडर्मल सेल से लाइन अप है। आ गई बात समझ में? जल्दी से बताइए। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। अगेन ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा ये आपका एनिमल डाइवर्सिटी से दिया हुआ है। किससे दिया हुआ है? एनिमल डाइवर्सिटी से। कह रहा है इनमें से बोनी फिश का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? जल्दी बताइए बेटा, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या आंसर होगा यहाँ पे? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बीएससी में भी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए बेटा, बीएससी में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए बेटा। बताइए बेटा, जल्दी से बताइए बेटा। देखो बेटा, कह रहा है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फिन्स, तो बोनी फिश के अंदर भी पेयर्ड फिन्स मिलते हैं। फिर कह रहा है इनकी जो लेटरल बॉडी होती है वो कंप्रेस होती है, यस। इनके अंदर होमोसीरियल टेल मिलती है, यस। इनके अंदर प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं, बिल्कुल गलत बेटा। बोनी फिश के अंदर आपके साइक्लोइड या फिर जिसको आप टिनोइड स्केल्स कहते हो, बोनी फिश के अंदर ये स्केल्स मिलते हैं बेटा। आ गई बात समझ में? और आपको पता होना चाहिए इन स्केल्स में क्या होता है, दो लेयर होती हैं। जो आउटर लेयर होती है टिनोइड स्केल या साइक्लोइड स्केल्स में वो कैल्शियम की बनी हुई होती है, और अंदर की जो इनकी इनर लेयर होती है, अंदर की जो बेटा इनकी इनर लेयर होती है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। तो ये जो है आपके किसके अंदर मिलता है बेटा? ये आपके जो टिनोइड स्केल्स हैं ये मिलते हैं आपकी किसमें बेटा? आपके बोनी फिश में। जो शार्क्स वगैरह होती हैं इनके अंदर मिलते हैं आपके प्लेकोइड स्केल्स। जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं बेटा वो शार्क वगैरह के अंदर मिलते हैं। आ गई बात समझ में? तो जो ये प्लेकोइड स्केल्स जो होते हैं ना, ये आपकी किसमें हेल्प करवाते हैं बेटा? प्रीडेटर से बचाने में आपकी हेल्प करवाते हैं। ठीक है, ये प्रीडेटर से आपको प्रिवेंट करते हैं। ये प्रीडेटर वाला जो प्रीडेटर्स जो होते हैं उनसे बचाने में आपकी हेल्प करवाते हैं। आ गई बात समझ में? जल्दी से बताइए बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर अगर किसी आपकी जो ये शार्क वगैरह है इनको अगर किसी प्रे को किल करना है तो तब भी यही आपकी हेल्प करवाते हैं। मतलब प्रे को मारने में, और जो शार्क होती है इनको कोई प्रेडेटर ना खा जाए इससे बचाने में ये हेल्प करवाते हैं बेटा। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे, क्या आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का? हाँ जी बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा? वो कह रहा है जीन मैपिंग जो होती है बैक्टीरिया के अंदर, आप लोग जीन्स की मैपिंग करते हो, जीन्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर है, वो सब करते हो, जो 3 तरीकों से होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे किसको डेवलप करा गया था?
ये आपसे पूछा हुआ है, सबसे पहले आपने किसको डेवलप किया था? तो बेटा सबसे पहले कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी हुई थी 1946 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो गया बेटा वो क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी। जल्दी से बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियोस जो है बहुत हेल्पफुल लगेगी, आप चीज़ों को सॉल्व करना सीखोगे, एक एस्टिमेट, एक आइडिया मिलेगा कि किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आज 25 करेंगे, फिर दोबारा 25 करेंगे, फिर दोबारा 25 करेंगे, फिर हम लंबी लंबी मैराथन लेके आएंगे जब पूरे पूरे बड़े बड़े प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। बताइए बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी बताइए। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ टुडेज सेशन। हर किसी को पता है, हर किसी को पता है, अभी तो कोविड होके चुका है, अभी कोविड होके चुका है। ये तो मतलब जो बच्चा बायो से नहीं है ना वो भी आंसर कर देगा। कह रहे हैं द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सार्स कोव 2, मतलब ये जो आपका कोरोना वायरस था इसको डिटेक्ट करने के लिए को क्या यूज किया था आपने? बच्चा बच्चा जानता है, घर घर में आपने टेस्ट करवाया था, पीसीआर करवाया था ना। तो आरटी-पीसीआर का टेस्ट हम लोग करते हैं इसके डिटेक्शन के लिए। और ये तो अगर मैं 5th 6th क्लास के बच्चे से भी पूछूं ना वो भी बता देगा कि हाँ हमारे टाइम पे जो है आरटी-पीसीआर हुआ था। हर किसी के नाम पे रटा होगा, जो घर में फैमिली मेंबर्स होंगे वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये तुम्हारा बोनस का फ्री क्वेश्चन है, मतलब समझ रहे हो, जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना और पता है कि आंसर सही होना ही होना है। ये तो तुम्हारा उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, और ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी से यहाँ पे आया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोकेमिकल प्रोड्यूस्ड इन प्लांट डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरी। बताइए बेटा, प्लांट डिफेंस में हर्बीवोरी के अगेंस्ट कौन सा केमिकल यहाँ पे सिक्रिएट होता है? बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। सभी बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे इस बात की उम्मीद है मुझे, जल्दी से बताइए बेटा। बताइए बेटा। तो बेटा मैं बता दूं, प्लांट्स जो है जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो सिक्रेट करते हैं, और अलग अलग मेटाबोलाइट्स जो है वो सिक्रेट करते हैं जो उनके डिफेंस में काम आते हैं। तो टेनिन्स यहाँ पे वही एक मॉलिक्यूल है, टेनिन्स यहाँ पे बेटा, टेनिन्स जो है यहाँ पे वही एक टाइप का सेकेंडरी मॉलिक्यूल है। टेनिन्स जो है बेटा क्या करता है, प्लांट की जो लीव्स हैं, प्लांट की जो लीव्स हैं इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड लीव्स अगेंस्ट हर्बीवोरी। कोई हर्बीवोर आके इनको खा ना जाए तो टेनिन जो है इस चीज का प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि टेनिन्स जब आपके जो हर्बीवोर्स है उनकी गट्स में जाता है तो उनको टॉक्सिसिटी कॉज करता है। आ गई बात समझ में? जल्दी से बताइए बेटा, क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि ये जो है, ये जो टेनिन है ये क्या करता है बेटा, टेनिन जो है ना डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है, जो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी होती है, डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ हर्बीवोर, हर्बीवोर का जो डाइजेस्ट करने का जो कैपेसिटी होता है ये उसको भी रिड्यूस कर देता है। तो इस वजह से हर्बीवोर्स इनको खाना पसंद नहीं करते, तो ये यहाँ पे डिफेंस आपको प्रोवाइड करवा के जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे, टेनिन्स। इसी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ जी आप लोग जवाब देंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बताइए क्या आंसर होगा? कह रहा है द रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज एनहेंस्ड व्हेन देयर इज ऑपरेशन ऑफ। रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन कब होता है बेटा? ऑक्सीजन प्रोडक्शन का रेट जो है कब इंक्रीज होता है बेटा? बच्चा बच्चा जानता है, देखो बेटा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कब होता है? जब आपका जो वाटर है ये स्प्लिट करता है। ये मैंने आपको अभी फोटोसिंथेसिस के लेक्चर्स में पढ़ाया भी था। जब हमारी वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जब हमारे वाटर की स्प्लिटिंग होती है तब ऑक्सीजन जनरेट होता है बेटा, यस और नो? जब हमारे वाटर की स्प्लिटिंग होती है तब हमारा क्या होता है, तब हमारा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो वाटर की स्प्लिटिंग जो है वो कब होती है? वो होती है हमारे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। कब होती है? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में। हमारा जो फोटो सिस्टम सेकंड है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, तब जाके हमारा ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है बेटा, रिलीज होता है।
और ये काम OEC करवाता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स करवाता है, ठीक है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तब हमारा जो ATP बनता है, उस मैकेनिज्म को हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास ऑक्सीजन जनरेट नहीं होती। जब हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो हमारा PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होता है, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है। इसी रीजन से साइक्लिक में जो है सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं बनता। जबकि हमारा जो नॉन साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें ATP तो बनता ही बनता है, साथ में NADPH भी बनता है, क्योंकि इसमें वाटर की स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स NADP पॉजिटिव को मिलकर NADPH बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है उसको कब एनहेंस करेंगे? जाहिर सी बात है साइक्लिक तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइक्लिक में तो हमारा ऑक्सीजन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो है ही नहीं। साइक्लिक सिस्टम में तो वाटर की स्प्लिटिंग ही नहीं होती, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं तभी क्या होता है बेटा? तभी हम ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर सकते हैं, उसका जो रेट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई है? जल्दी से बताइए बेटा, क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई है? इसी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। और अगेन ये जो क्वेश्चन है आपका प्लांट फिजियोलॉजी से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है C4 प्लांट्स में CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है? बच्चा बच्चा जानता है, आपको पता है ना, पेप आता है। पेप आता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है और C4 एसिड बनता है। पहला स्टेप जो होता है C4 प्लांट्स के अंदर वो यही होता है, C4 साइकिल में, जो आपका फोस्फोइनोल पाइरुवेट है जिसको आप पेप के नाम से जानते हो, ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। जब ये CO2 को एक्सेप्ट करता है तो एक C4 एसिड बनता है। यस और नो? यस और नो? चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग चलते हैं बेटा, इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे कह रहा है द प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी आपका प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन अंडर एरोबिक कंडीशन इन एक्वेटिक फंस। तो बेटा फंस के साथ जो एनाबीना है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और 1 घंटे मतलब लगभग 50 मिनट में हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग वापस से जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है वो लाइव कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सब बच्चों को ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज।